बीजेपी के प्रति 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। नौकरियों को ले ले आप कि जो भर्तियों में बार बार जो है ना कि लिस्टें आती है, कैंसिल हो जाती है। और लास्ट के 6 महीने में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला, इन्होंने नायब सिंह सैनी को लेके आए और उन्होंने भी जो लास्ट में जो आचार संहिता जिस दिन लगनी थी उसी दिन जो है ना कि बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म निकाल दिए। तो एक एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में बीजेपी के प्रति अगर हम देखें, और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफ से हम देखें क्योंकि लहर चली हुई है, बिल भी पास नहीं करवा पा रहे हैं सांसद में, इनको वक्फ बोर्ड वाला जेपीसी में भेज दिया, या और भी बहुत सारे जो बिल है वो अटके पड़े हैं, मतलब पूरी फुल मेजोरिटी में न होने के कारण। तो हरियाणा में या किसी अदर स्टेट में तो इन्होंने वो जो हार्डकोर पॉलिटिक्स थी, इनकी वैचारिक पॉलिटिक्स थी जो ये करते हैं, वो उससे थोड़ा बैकफुट पे आए हैं। और हरियाणा में देखा हमने, चाहे जेजेपी से कैंडिडेट आया हो, चाहे कोई कांग्रेस के पहले कैंडिडेट हो, उनको टिकट दिए। तो सोनीपत में जो निखिल मदान मेयर थे, वो क्योंकि उनको पता है कि वो प्रमुख चेहरा है, वो मेयर है। और पंजाबी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सोनीपत में लगभग 45,000 के आसपास वोट हैं। और उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो जो बनिया कम्युनिटी है उसके वोट है। तो इस तरीके से पंजाबी कम्युनिटी के वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने निखिल मदान को जो है ना कि मैदान में उतारा। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि उनको जो इनके जो आइडियोलॉजी थी उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ये करते हुए नजर। गीता जैन का नाम लिया, जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई वो भावुक हो गई, रोने लगी, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन बुलाए। ऐसा कैसे कर सकता है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था उन्हें तो मैंने कहा था कि टिकट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे अभी आया 12 तारीख नॉमिनेशन आया, तो दोबारा से कमल का फूल उनकी फेसबुक पोस्ट पे हमें दिखने लगा, उसी के साथ पोस्टें दिखने लगी। हालांकि खुल के उस समर्थन में प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं जैन परिवार की बार बार भुना भी रही है। जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई, सुरेंद्र पवार का नाम आया, तो बीजेपी ने बार बार वो फ्लैशबैक करके, उनके आप पेज पे देखोगे, ट्विटर हैंडल पे देखो, उन्होंने फ्लैशबैक किया कि एक जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको कांग्रेस जो है ना कि मैदान में उतारती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो प्रचार, जो मीडिया प्रचार करता है, उसका नेग्लिजेंस इफेक्ट होता है। आज भी हमारे देश में मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए तो 2014 से 2024 में जो पहले मीडिया जो एक सेकुलर था, या हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तो नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सोनीपत विधानसभा की। सोनीपत विधानसभा पर कौन फतह हासिल करेगा, पूरी बात करने के लिए मेरे साथ हैं कुलदीप, आप मीडिया रिसर्चर हैं। तो कुलदीप भाई, आपका स्वागत है। सोनीपत विधानसभा, सोनीपत शहरी सीट है। कविता जैन यहाँ से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। पिछली बार 2019 में वो कांग्रेस के सुरेंद्र पवार से हार गई थी। इस बार भी दोबारा टिकट मांग रही हैं, लेकिन टिकट उनकी अनदेखी हुई है। इधर कांग्रेस पार्टी में भी सिटिंग एमएलए तो हैं, लेकिन जेल में हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप क्या देखते हो, सोनीपत विधानसभा में क्या होने जा रहा है 5 अक्टूबर को? जी सर, सोनीपत विधानसभा की अगर हम बातचीत करें तो अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए, जैसे आपने बताया कि 2009 में जो 14 का इलेक्शन हुआ, तो कविता जैन यहाँ से, जो राजीव जैन की वाइफ है, तो उनकी फैमिली का ही यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है बहुत लंबे समय से। लेकिन अब की बार जो बीजेपी ने चेहरा बदला है, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो पहले कांग्रेस से मेयर थे और उनको बीजेपी जो है ना कि उम्मीदवार बनाया। अगर हम बातचीत करें सोनीपत विधानसभा की, तो यहाँ जो पंजाबी कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस रहा, और ज़्यादातर विधायक उसी कम्युनिटी से आए हैं। तो निखिल मदान की बातचीत करें तो निखिल मदान का अच्छा प्रभाव है पंजाबी कम्युनिटी में, क्योंकि जब वो बीजेपी कांग्रेस में थे, इससे पहले तो वो मेयर बने थे। लेकिन जब जैसे ही लोकसभा चुनाव की बातचीत करें हम, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से कम 35,846 वोटों से जो है ना कि बीजेपी लीड में थी। क्योंकि सोनीपत की अगर हम बातचीत करें, बहुत लंबे समय से लोकसभा की भी बातचीत करें, तो यहाँ बीजेपी का जो है ना कि प्रभाव है, यहाँ के सांसद रहे हैं यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र पवार एक कैंडिडेट है जो सीटिंग एमएलए यहाँ से कांग्रेस के, और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो निखिल मदान है। तो इनके बीच में नेक टू नेक फाइट होगी और ज़बरदस्त मुकाबला होगा सर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना आसान ना बीजेपी के लिए रहने वाला, इतना ना कांग्रेस के रहने वाला है? तो दोनों पार्टियों के, दोनों प्रत्याशियों के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बातचीत कर लेते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र पवार, जो सिटिंग एमएलए है, जिनको शायद 54% के करीब वोट शेयर मिला था 2019 के अंदर, 80,000 से शायद कुछ वोट्स कम मिले थे। तो उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मतलब जनता उनको क्यों जिताएगी, या
क्या उनके पक्ष में माहौल होगा? देखो सर, 2019 की बातचीत करें तो एक लहर थी बीजेपी की पूरे देश में। लोकसभा चुनाव देख ले या विधानसभा चुनाव देख ले, उसका असर था। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद अलग अलग बहुत सारी घटनाएं थी उस टाइम पे, तो वो चीज़ें उसमें थी। लेकिन उस लड़ाई में भी सुरेंद्र पवार वहाँ से बाजी जीत जाते हैं। उसका रीज़न ये था कि पिछले लंबे समय से जो राजीव जैन और कविता जैन हैं, उनसे लोगों की नाराज़गी थी, उनके बिहेवियर से लेके नाराज़गी थी। वो लोगों से मिलते नहीं थे, उनके काम नहीं करते थे, ये लोग उन पर आरोप लगाते थे। तो इसी नाराज़गी को लेकर दूसरी तरफ जो सुरेंद्र पवार आए थे, वो लोगों से मिलते जुलते थे। और दूसरा कहे कि क्योंकि अगर जो मैंने उसका देखा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गन्नौर है, तो जो मैंने 2019 में देखा कि वो चुनाव तो जो है ना कि सोनीपत विधानसभा का लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रचार जो है ना कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में था। तो जब वो प्रचार करते हैं तो सिर्फ सोनीपत विधानसभा में नहीं करते, उसके आसपास जितने भी गांव है या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें प्रचार करते हैं। और वहाँ से होता क्या है कि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, मान लिया कि किसी एक गाँव में वो गए प्रचार प्रसार करने के लिए, जो उनके रिलेटिव होंगे फिर वो मदद करते हैं सोनीपत विधानसभा में, तो उनके व्यवहार को लेकर या उनके उपन्यास को लेकर। लेकिन सोनीपत में ये बिल्कुल है कि पैसा बहुत चलता है, क्योंकि सुरेंद्र पवार भी मतलब पैसे वाली पार्टी मानी जाती है। और अब की बार जो निखिल मदान है वो भी, तो पैसा जमकर चलेगा इलेक्शन में, क्योंकि चुनाव में हम ये चीज़ें देखते ही हैं। और वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है राजनीति में। तो वो अभी जेल में है, इसका प्रभाव वोटर्स पर पड़ेगा कि हम ऐसे प्रत्याशी को क्यों चुने जो शायद डिसप्रपोर्शनेट इनकम के चलते अभी जेल में है। ये बिल्कुल, और इसको बीजेपी बार बार भुना भी रही है। जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई, सुरेंद्र पवार का नाम आया, तो बीजेपी ने बार बार वो फ्लैशबैक करके, उनके आप पेज पे देखोगे, ट्विटर हैंडल पे देखो, उन्हें फ्लैशबैक किया कि एक जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको कांग्रेस जो है ना कि मैदान में उतारती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो प्रचार, जो मीडिया प्रचार करता है, उसका नेग्लिजेंस इफेक्ट होता है। आज भी हमारे देश में मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए तो 2014 से 2024 में जो पहले मीडिया जो एक सेकुलर था, या हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हुआ बीजेपी की तरफ, तो उसका इफेक्ट है और उसकी छवि पे कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। तो आपको लगता है कि, लेकिन निखिल मदान की बातचीत करें तो खुद मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो या स्टेटमेंट वायरल है जिसमें उनको भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, और आज वही बीजेपी का सोनीपत विधानसभा से प्रत्याशी है, तो वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। देखो सर, ये बिल्कुल पिन पॉइंट करके आपने जो बात कही है। अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का नारा लगाया था वो नहीं आया, तो जो इनके कार्यकर्ता थे, लेकिन अब की बार इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, क्योंकि ये बुरी तरह हारे हैं। जो इनके टारगेट थे वो इनको अचीव नहीं हुए। अभी जैसे बिल भी पास नहीं करवा पा रहे हैं सांसद में, इनको वक्फ बोर्ड वाला जेपीसी में भेज दिया, या और भी बहुत सारे जो बिल है वो अटके पड़े हैं, मतलब पूरी फुल मेजोरिटी में न होने के कारण। तो हरियाणा में या किसी अदर स्टेट में तो इन्होंने वो जो हार्डकोर पॉलिटिक्स थी, इनकी वैचारिक पॉलिटिक्स थी जो ये करते हैं, वो उससे थोड़ा बैकफुट पे आए हैं। और हरियाणा में हमने चाहे जेजेपी से कैंडिडेट आया हो, चाहे कोई कांग्रेस के पहले कैंडिडेट हो, उनको टिकट दिए। तो सोनीपत में जो निखिल मदान मेयर थे, वो क्योंकि उनको पता है कि वो प्रमुख चेहरा है, वो मेयर है। और पंजाबी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सोनीपत में लगभग 45,000 के आसपास वोट हैं। और उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो जो बनिया कम्युनिटी है उसके वोट है। तो इस तरीके से पंजाबी कम्युनिटी के वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने निखिल मदान को जो है कि मैदान में उतारा। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि उनको जो इनके जो आइडियोलॉजी थी उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ये करते हुए नजर। इसके अलावा भी कुछ महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी फर्स्ट टाइम जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने, सतपाल ब्रह्मचारी, वो सोनीपत लोकसभा से जीते। तो एक मानसिक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ और बूस्ट मिलता है कि सांसद के जो चुनाव है उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। तो आप मानते हैं कि सोनीपत विधानसभा में इसका इम्पैक्ट होगा? जी सर, बिल्कुल होगा। लेकिन उस इलेक्शन में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर रमेश कौशिक का टिकट कटा था और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थी जो है ना कि बीजेपी से, और उसी को दूर करने के लिए गन्नौर विधानसभा से अब की बार उनके भाई देवेंद्र कौशिक को लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एज मिलेगा बीजेपी को जो है ना कि सोनीपत विधानसभा में भी, आसपास जहाँ भी उनका प्रभाव है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो वो एक एज उनको मिलेगा। और क्योंकि निखिल मदान को ये लेके आए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जैसे
आपने कविता जैन का नाम लिया, जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई वो भावुक हो गई, रोने लगी, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन बुलाए, ऐसा कैसे कर सकता है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था उन्हें तो मैंने कहा था कि टिकट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे अभी आया 12 तारीख नॉमिनेशन आया तो दोबारा से कमल का फूल उनकी फेसबुक पोस्ट पे हमें दिखने लगा, उसी के साथ पोस्टें दिखने लगी। हालांकि खुल के उस समर्थन में प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं। जैन परिवार की आपने बातचीत की, वो तो अपनी टिकट पक्की मान के चल रहे थे। एक तरह से वो इस विधानसभा को, बीजेपी पार्टी को अपनी बपोती मान के चल रहे थे कि यहाँ से टिकट कविता जैन, राजीव जैन के अलावा किसी को मिल ही नहीं सकता। और जब निखिल मदान को कुछ समय पहले पार्टी ज्वाइन करवाई गई और उसके बाद उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो उन्होंने जिस तरीके से खट्टर साहब के खिलाफ नारे भी लगे, कविता जैन रो रही थी क्योंकि वो फोटो और वीडियो वायरल थे। हम तो उनको देखकर ही एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना जल्दी मान गए होंगे? ठीक है, वो पार्टी में डिसिप्लिन होता है, बीजेपी पार्टी है, यहाँ अगर आपको राजनीति करनी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय तक नाराज रह करके, अलग थलग होकर के रह नहीं सकते। तो एक डेकोरम में जरूर आए हैं, लेकिन अंदर से सपोर्ट करना। जी सर, क्या आपको लगता है कि जैन परिवार मान जाएगा? जी सर, ऐसा दोनों पार्टियों में होता है। जब भी मान लिया कोई टिकट चाहता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी या कोई अन्य पार्टी हो, तो जिन कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी को वोट डलवाते हैं अंदर ही अंदर। और ये बहुत आम पॉलिटिक्स है, ये हम हर चुनाव में देखते हैं, हर लोकसभा या विधानसभा सीट पे देखते हैं कि जैसे बीजेपी से भी बहुत सारे बाकी लोगों को नहीं मिला। तरुण देवीदास है, हालांकि उन्होंने मंच साझा किया निखिल मदान के साथ, हम देखेंगे। या और भी जो योगेश पाल अरोड़ा वो टिकट मांग रहे थे, ललित बत्रा ये टिकट मांग रहे थे। अब देखना होगा कि क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, हम इतनी अर्ली स्टेज पे बहुत सारी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ सुरेंद्र पवार, चुनाव की कमान कांग्रेस पार्टी की सोनीपत विधानसभा से संभाल कौन रहे? उनके कोई फैमिली, उनका परिवार जो है वो संभाल रहा है। हाँ, उनका पूरा परिवार संभाल रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगे हो, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो खूब प्रचार प्रसार कर रही है सोनीपत में, उनके भाई है वो भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनकी एक टीम है जो वो काम कर रही है। तो लोगों में वो सेंटिमेंट, क्या ये सेंटिमेंट है कि सुरेंद्र पवार को गलत तरीके से जेल में डाला गया? जी सर, ये भी है। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने तो लगाई है कि हमारे नेताओं को, क्योंकि ये देखो सोनीपत में ही दो चीज़ें हो गई कि निखिल मदान पे जो मनोहर लाल खट्टर पहले आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, वो जितने भी आरोप लगाए उनकी पार्टी में आ गए। तो मैं फेसबुक पे देख रहा था, सोनीपत जो विधानसभा के लोग थे वो लिख रहे थे कि भाई बीजेपी की तो वॉशिंग मशीन है, इनके पास जो भी आता है वो तो पवित्र हो जाता है, वो धुल जाता है। और विपक्ष के जो नेता है सुरेंद्र पवार है, क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए उन पे ईडी के जो है ना कि छापे पड़ रहे हैं, तो इस तरीके की बातें हो रही है और ये चीज़ें प्रचार प्रसार में। जहाँ तक मोरल हाई की बात है, जैसे होता है कि 2014 में एक मोरल हाई था बीजेपी काडर का, बीजेपी वर्कर्स का, कि मोदी आ रहा है और इस बार बदलाव होगा। 2019 में भी 75 पार का नारा दिया गया। बीजेपी का जो काडर है उनका मोरल हाई था। इस बार 2024 में क्या कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट का, वर्कर्स का मोरल हाई है या बीजेपी के वर्कर्स और एक्टिविस्ट का मोरल हाई है? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के प्रति 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। नौकरियों को ले लें आप कि जो भर्तियों में बार बार जो है ना कि लिस्टें आती है, कैंसिल हो जाती है। और लास्ट के 6 महीने में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला, इन्होंने नायब सिंह सैनी को लेके आए और उन्होंने भी जो लास्ट में आचार संहिता जिस दिन लगनी थी उसी दिन जो है ना कि बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म निकाल दिए। तो एक एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में बीजेपी के प्रति अगर हम देखें, और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफ से हम देखें कि लहर चली हुई है कि लोग कह रहे कि अब की बार तो बदलाव चाह रहे, तो कांग्रेस की तरफ वोट डाल लेंगे और उसमें जो है ना कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो 10 साल के कार्यकाल रहा है उससे काफ़ी नाराज है लोग। हरियाणा का जो वोटर है वो दो तरह से वोट करता है, या तो वो किसी की मरोड़ निकालने के लिए करता है, नहीं तो वो अपना वोट जाया नहीं करता, वो जीत में वोट डालता है। तो क्या वहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप बता रहे हो, क्या ये वहाँ पर लोगों को आभास है या लोग ऐसा कुछ मान के चलें कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप अपना वोट जीत में डालिए? जी सर, बिल्कुल है। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, जब मेरी बातचीत हो रही थी अलग अलग विधानसभाओं के लोगों से, सोनीपत में भी मेरी बातचीत हुई, तो कह रहे कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस की सरकार आनी है, तो अब की बार ज़्यादातर वोटरों का इसी तरफ मूड है। लेकिन
लेकिन सोनीपत का अगर हम कास्ट कंपोजिशन देखें, जैसा मैंने बताया पंजाबी, और वो कैंडिडेट पंजाबी है, और सुरेंद्र पवार जो है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और उनके भी लगभग 9-10 हज़ार के आसपास वोट है सोनीपत विधानसभा में। तो बीजेपी प्रचार करती है, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे लिखा हुआ देखा था, मतलब ऐसे लिखना नहीं चाहिए उनकी कम्युनिटी के बारे में, तो कुछ चीज़ें लिख रखी थी, लेकिन ये प्रचार में होती है। आपको पता है कि जब भी पार्टी या कोई भी नेता चुनाव प्रचार करता है तो वो दूसरे जो उनके सामने कैंडिडेट है उसकी जितनी भी वो चीज़ें निकाल के लेके आएगा, सरफेस पे रखता है, लोगों के सेंटीमेंट है। लेकिन क्योंकि सोनीपत में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें हमने देखा था कि 35,846 वोटों के मार्जिन से बीजेपी लीड में थी। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट मोहन लाल बड़ौली जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव हार गए थे, तो ये लीड तोड़ पाना भी बहुत बड़ा मतलब तो फाइट रहेगी मुझे लग रहा है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम रहा तो कहीं ना कहीं सोनीपत विधानसभा के वोटर्स को ये लगा कि तुमने वोट चाहे बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली को दिया, जो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके, मैथ लगा करके, क्या उनको नहीं लगेगा कि पिछली बार अगर आपसे चूक हो गए तो इस बार जो आपको वोट डालना है वो हवा के साथ बहते चलो? जी सर, बिल्कुल डालते हैं लोग, और ये 2 मैसेज बहुत बड़े हैं। मैं जैसे पहले बताया, मुख्यमंत्री का बदलना, फिर करनाल की जो सीट थी विधानसभा वहाँ से उनको लाडवा भेजना, तो ये सारे सिग्नल है कि जो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी वीक है, हरियाणा में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से बगावत हुई है टिकट बंटने के बाद, अलग अलग सीटों पर हमने देखा जिनको टिकटें नहीं मिली, किसी ने निर्दलीय जो है कि अपने फॉर्म भर दिए, तो वो जो हवा होती है लोग उसके फ्लो में जाते हैं। जी, तो ये थी हमारी सोनीपत विधानसभा पर चर्चा, और इस चर्चा में हमने बातचीत की कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार और निखिल मदान में कांटे की टक्कर है, लेकिन फैसला जनता को करना है, और जनता क्या फैसला करती है वो हमें 8 अक्टूबर को पता लगेगा। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई, बहुत बहुत थैंक यू।